हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी वेटर एंड डू बेस्ट। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आज इस जो 2021 घटना चक्र है यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी की, उसका हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, मूल अधिकार। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आए हैं एग्जाम में उसको अच्छे से आपको समझाया जाएगा, कैसे पढ़ना है ये चीज़ आप यहाँ पे सीखेंगे। आप चाहें तो इसको घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें अंतर होगा। आप बस पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आप शायद ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कहाँ से कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले ज़रूरी हो जाता है कि एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों की प्रकृति, उनका लेवल समझा जाए, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं उसको समझा जाए। तो ये चीज़ें आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करिएगा। तो जब भी आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में गूंजते रहेंगे कि यहाँ से प्रश्न आया था, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो अभी आपने पढ़ा था भाग 2 में नागरिकता थी, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं। तो कभी भी अगर आप पढ़िएगा तो रोमन अंक में ही ध्यान दीजिएगा। ऐसे कभी ये वाला 3, ये 3 तो आपको पता है, लेकिन ये वाला 3 ध्यान रखना है। जैसे ये वाला आपको 6 पता है, लेकिन ये वाला 6 आपको पता करना पड़ेगा। ऐसे ही एग्ज़ाम में आता है जो आपको परेशान करता है। तो यहाँ पे देखिए, भारत में मौलिक अधिकार राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। तो ये भी आपसे इस बार प्रश्न बन सकता है कि मौलिक अधिकार क्या है। राज्य के कृत्य के प्रति विरुद्ध गारंटी है, मतलब राज्य अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे व्यक्ति के मूल अधिकार जो हैं उन पे कोई खतरा मंडराता है, तो उसके विरुद्ध क्या है, गारंटी है। सर्वोच्च न्यायालय में इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको अपील दायर कर सकते हैं, और इसका संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। संविधान के कौन से भाग में मूलभूत अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप देख रहे हैं भाग 3 में दी गई है, ऊपर आपने देखा। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिक कुल कितने मूल अधिकार का अनुभव करते हैं। तो आपको पता है स्टार्टिंग में 7 थे, लेकिन अभी 6 हो गए हैं, क्योंकि पहले एक संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। देखिए, अगर मूल रूप से पूछे, संविधान के मूल में जब संविधान बना था कितने अधिकार थे, तो 7 थे। लेकिन मूलभूत अधिकार का अनुभव करते हैं मतलब अभी वर्तमान की बात कही जा रही है, तो 6 हो जाएगा। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, दिया है कि हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। प्रारंभ में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में कितने अधिकार थे, 7 मूल थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 31 से संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में 6 हैं। अभी आप इसको पढ़ते रहिए, लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मूल अधिकार 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का, इसको 31 से हटा के कहाँ पे ले जाके रखा गया है और किस प्रकार का यह अधिकार बन गया है, इसको हम आगे देखेंगे। पहले आप इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की प्राधिकृत है। तो नागरिकता में भी संशोधन कर सकता है, और मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन जो मूलभूत हैं उनमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, कि किसी का अहित हो तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में जो है उसके लिए संरक्षण प्राप्त है। तो कैसे कर सकती है, अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद जो होती है संविधान में संशोधन करने की उसको शक्ति मिली है। तो 368 के द्वारा संशोधन संसद कर सकती है, इसको याद रखिएगा। मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के अनुच्छेद। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत जो है संशोधन कर सकता है। क्या कर सकता है, संशोधन नहीं, पहरेदार का काम करता है। मतलब हमारे जो मूल अधिकार हैं इसके 2 पहरेदार हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा क्या है, हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार कैसे मिला है, अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट को मिला है 226 के तहत। तो ये हमारे जो मूल अधिकार हैं इनके क्या हैं, ये दोनों संरक्षक हैं, दोनों बॉडीगार्ड हैं। तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधन करने की क्षमता दी गई है। तो वही प्रश्न रिपीट हुआ है, संसद जो है संशोधन कर सकती है 368 के तहत।
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। सर्व क्षमा का अधिकार, बाकी यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये सभी हैं। भाग 3 के अंतर्गत आता है। ये चीज़ें जो आपको बताई जा चुकी हैं पहले, वही है कि भाग 3 अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों को रखा गया है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है 32 के तहत, और उच्च न्यायालय हाईकोर्ट 226 के तहत क्या करता है, मूल अधिकारों में 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो ये 5 प्रकार भी आप याद रखिएगा। कौन कौन से हैं इनको हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा, पांचवा है उत्प्रेषण। ये 5 ही बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, ठीक है। 5 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, और स्टेटमेंट बनाता है तो यहीं से बनाता है, और अक्सर गलत होगा तो यहीं से गलत होगा, तो इसको हम आपको बताएंगे अभी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन अंबेडकर के संविधान में हृदय की आत्मा? तो माननीय जो अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने कहा कि संविधान के हृदय की आत्मा है, संविधान की हृदय एवं आत्मा है, क्या है? तो संविधान बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर एक हृदय होगा, उसकी आत्मा होगी। किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है कि संविधान की हृदय एवं आत्मा है, क्योंकि इसी के थ्रू जो है संशोधन का अधिकार मिला है। पहरेदार के रूप में नियुक्त किया गया है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा के रूप में माना है, और अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु एक प्रत्याभूत उपचार प्रदान करता है। यह उपचार का अधिकार मूल अधिकार है। तो अभी जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये भी मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ये भाग 3 में सम्मिलित है। 6 प्रकार के अधिकारों में ये छठा है, इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे देखा है कि आपने किस तरीके से कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों का संरक्षक बना देता है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग देख लीजिएगा कि वर्तमान में नेहरू द्वारा जो उद्देश्य है, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। देखिए, प्रस्तावना शब्द संविधान में नहीं मिलता, उद्देशिका मिलता है, उसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे एक विवाद आया था बारूवारी वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय जो ये प्रस्तावना है, इसको संविधान की कुंजी कहा है। तो संविधान की कुंजी किसने कहा है? बारूवारी वाद। बारूवारी वाद में संविधान की कुंजी को, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। कि मान लीजिए संविधान एक ताला है, ठीक है, उसको कुंजी से खोलना है, तो उसकी कुंजी क्या है? प्रस्तावना है। और यह किसने कहा? ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तो कौन सा ऐसा केस था जिसमें कहा? बारूवारी वाद था, बारूवारी केस था, इसको आप याद रखिएगा। और संविधान की आत्मा किसको कहा? संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा? इसको आप याद रखिएगा, नेहरू ने कहा, पंडित नेहरू ने। और संविधान का हृदय एवं आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है, ये अंबेडकर ने कहा था। ये 3 स्टेटमेंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला जो है, फिर से वही प्रश्न दिया गया है कि किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय व आत्मा कहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। अगला देखिए, फिर से वही प्रश्न है कि अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम, बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। 2 प्रकार के अधिकार हैं, एक आर्टिकल 23 में, एक 24 में। तो यहाँ पे देख सकिएगा, बलात् श्रम और शोषण कारखाना, ठीक है, बलात्कार खाना आप याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। ये 24 के अंतर्गत आता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, इसको आप याद रखिएगा। अगला देखिए कि भारत के किस संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? तो आपातकाल में आपका जीवन का अधिकार जो है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 20 और 21 इसको नहीं छीन सकते। बाकी जो 19 वाला है स्वतः निलंबित हो जाता है। ये दोनों आप याद रखिएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो 20 और 21 है जीवन का अधिकार,
44वें संविधान संशोधन 78 के बाद इसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सका। मतलब ये मूल रूप से ऐसा नहीं था कि इसको जीवन के अधिकार को आपको निलंबित किया जा सकता था 1978 के पहले, लेकिन 1978 में ये प्रावधान कर दिया गया कि आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है किसी से नहीं छीन सकते, चाहे जो भी आपातकाल लगे। तो इसको आप देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 20 वाला दिया है, 20 अनुच्छेद 20 दिया है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। 21 क्या दिया गया है कि व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी मिलेगी। 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। 46वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21 क के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान छीना भी नहीं जा सकता? तो मतलब वही है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वही दिया है कि 20 में क्या दिया है, 21 में क्या दिया है। 352 के तहत जो अधिकार है स्वतः निलंबित हो जाता है, तो वो अनुच्छेद 19 है, इसको स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न है कि प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा शामिल नहीं है? तो धर्म के अनुसरण और प्रचार प्रसार करने का अधिकार, टैक्स लगाना, राजकीय नीति किसी धर्म को प्रोत्साहन और संरक्षण देने का, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का और धर्म के मामलों में धार्मिक निर्देशों के वहन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब 2 और 4। 2 4 मतलब ये दोनों। बाकी ऊपर वाला जो है दिया गया है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 तक दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक दिया गया है। 25 में क्या दिया गया है? 25 में किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, अंतःकरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। फिर 26 आता है कि आप धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध कर सकते हैं। आप कोड वर्ड बस याद रखिए, पूरा कहानियाँ तो रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दिया है कि करों के संदाय, अगर आप धर्म के अभिवृद्धि के लिए पैसा खर्च करते हैं तो उससे आपको कर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, कर मुक्त रहेंगे। फिर शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति, तो धार्मिक शिक्षा और उपासना शिक्षण संस्थानों में 3 कोड वर्ड आप याद रखिएगा 28 के तहत। अगला यहाँ पे देखिए टैक्स लगाना, धार्मिक मामलों में निर्देशों का वहीयुक्त करना धार्मिक स्वतंत्रता के तत्वों में शामिल नहीं है। जो भी ऊपर आपने देखा था कि टैक्स लगाना या फिर किसी भी मामले का निर्देशों का वहन करना, ये सब धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आते। भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? जो हमने आपको अभी बताया था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये देखिए 44वां संविधान संशोधन। तो 4 + 4 होता है, 4 + 4 = 8 होता है। तो 1978 आपका यहीं से निकल जाएगा, तो आपको सन याद करने की जरूरत नहीं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। किस में था? यह 31 में था। 31 को समाप्त कर दिया गया था। इसको ले जाके भाग 12 में, 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया और इसको संपत्ति के अधिकार को एक वैधानिक या विधिक अधिकार बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार, एक विधि का अधिकार बना दिया गया, ठीक है। और जिसका विनियमन साधारण विधियों को बनाकर, मतलब किस प्रकार का कानून बनाकर? साधारण विधि बनाकर, विशेष विधि की जरूरत नहीं है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार आपका हटा दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को, इसको आपको ऊपर बताया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था।
अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के किस अध्याय से निकालने के बाद किस रूप में रखा गया है? तो अनुच्छेद जो है 300 अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। भाग 3 से हटा किसको भाग 12 में रखा गया है। अब इसको जो है मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिए गए, विधिक अधिकार बना दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको पता है संपत्ति का अधिकार यह विधिक और कानूनी अधिकार बन गया है अनुच्छेद 301 के तहत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार के विषय में सही है? तो सूचना के अधिकार के विषय में कि यह एक विधिक अधिकार है। ठीक है, यह क्या है? विधिक अधिकार है और ये मिला 2005 में। ठीक है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह नागरिकों को प्रदान किया गया है। ठीक है, भारत के नागरिकों को। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप सभी को पता है, आपको पहले बताया जा चुका है। 5 प्रकार की रिट जारी होती है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, बंदी प्रत्यक्ष परमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण। चलिए इसको हम समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस आप अच्छे से याद रखिएगा, सशरीर प्रस्तुत होना या शरीर चाहिए ऐसा। यहाँ पे 2-3 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसको अवैध रूप से बंदी बनाया गया, गलत तरीके से बंदी बनाया गया, तो वह प्रार्थना कर सकता है उच्चतम न्यायालय के समक्ष और उसको जो है एक निश्चित समय के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा और बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार किया जाएगा। परमादेश होता है मेंडमस। ठीक है, मेंडमस, तो इसको आप याद रखिएगा। मेंडमस हम आदेश देते हैं। हम किसको आदेश देते हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट किसको आदेश देता है? पदाधिकारी को। किसी भी पदाधिकारी को अगर वह अपनी जो सार्वजनिक ड्यूटी है उसका पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए उसको आदेश दिया जाता है। और यहीं पे आप देख लीजिए, एक और है अधिकार परीक्षा, इसको समझ लीजिए। परमादेश तो किसी भी अधिकारी को सार्वजनिक ड्यूटी के लिए दिया जाता है कि आप अपना कार्य करिए, अपने दायित्व का निर्वाह करिए। लेकिन अधिकार परीक्षा का मतलब होता है अधिकार। किस अधिकार से? परीक्षा मतलब पूछना। तो कौन पूछता है? यहाँ पे न्यायालय पूछता है रिट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो अपने अधिकार से हटके कार्य करता है, तो उससे पूछता है कि भैया आप बताइए आप किस अधिकार से कार्य कर रहे हो। जब तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिल जाता तब तक उस व्यक्ति को कार्य नहीं किए देना चाहिए, मतलब वो नहीं कर सकता अपना कार्य। प्रतिषेध मतलब क्या होता है? प्रतिषेध का होता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों। ठीक है, कोई भी अर्ध न्यायालय हुआ, अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को आदेश देता है कि इस मामले में आप कार्यवाही मत करिए क्योंकि आपके क्षेत्र से बाहर है। कोई भी अर्ध न्यायिक यहाँ पे न्यायाधिकरण हुआ जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किसी भी न्यायालय में सुनवाई करता है या कोई भी कार्यवाही करता है, कोई भी ऑर्डर देता है, तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर अंकुश लगाते हैं, प्रतिषेध करते हैं, निषेध कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं उसके ऑर्डर को, उसकी कार्यवाही को रोक लगा देते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस पर प्रतिषेध लगाया जा रहा है। ठीक है, उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण होता है ये अधीनस्थ न्यायालयों को दिया जाता है। अभी वो अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को दिया गया था। क्या दिया गया था? प्रतिषेध दिया गया था। प्रतिषेध अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण, उत्प्रेषण अधीनस्थ न्यायालयों को दिया जाता है कि लंबित मुकदमों को निर्णय के लिए अपने जो वरिष्ठ न्यायालय हैं उनको आप भेजिए। ठीक है, जैसे छोटा भाई है तो छोटे भाई को आदेश दिया कि आप अपने बड़े भैया को जो है इस कार्य को सौंप दीजिए। ठीक है, तो वही हो गया उत्प्रेषण। आखिरी यहाँ पे अधिकार परीक्षा आपको बताई है मैंने, इसको याद रखिएगा। अभी हमने कहा कि हिंदी के साथ साथ आजकल जो ट्रेंड है प्रश्नों का वो इंग्लिश में हो गया है। तो मेंडेनस हमने आपको बताया, परमादेश हम आदेश देते हैं। किसको आदेश देते हैं? किसको आदेश देते हैं? किसी भी व्यक्ति को कि वो अपने सार्वजनिक ड्यूटी को पूरा करे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो। बंदी प्रत्यक्ष, बंदी मतलब बंदी बनाया गया, प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रस्तुत करो, उसके कारणों की विवेचना दो। अगला यहाँ पे दिया गया है निषेध मतलब स्थगित कर देना। स्थगित करने का आदेश किसको देता है? आपको बताया था ना कि अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को देता है कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। ठीक है,
उसको प्रतिषेध कहते हैं, उसी को निषेध भी कहते हैं। उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण होता है कि आप जो है यहाँ पे प्रमाणित होने के लिए, परमादेश होता है हम आदेश देते हैं, और बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको बताया गया है, शरीर प्रस्तुत होना पड़ेगा। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना का अधिकार कितने समय मिलना चाहिए? 48 घंटे के अंदर मिलना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से किसकी प्रत्याभूति भारतीय संविधान में नहीं की गई? प्रत्याभूत का मतलब होता है कि जिसको मूल रूप से शामिल नहीं था, बाद में शामिल किया गया, संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। तो आपको पता है समानता का अधिकार था ही, धार्मिक स्वतंत्रता भी था 25 से 28, और संवैधानिक 32 उपचार ये भी पहले से ही था, लेकिन 21 का नहीं था। ठीक है, 21 का मतलब 14 वर्ष के जो बच्चे हैं 46वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ दिया गया कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तो ये आपका यहाँ पे मौलिक अधिकार खत्म होता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा नीति निर्देशक तत्व, DPSP होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरे बुक की समरी और यहाँ पे डिस्क्राइब करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।